नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द डिस्फेयर हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे तथा हम जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शाखाएं और जैव प्रक्रम में मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? तो जो गति करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो पोषण की प्रक्रिया करते हैं, जिनमें पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसका एक निश्चित जीवन काल होता है, ये सजीवों के लक्षण होते हैं। आगे हम देखेंगे बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति और बायोलॉजी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस, जहाँ पर बायोस का अर्थ होता है जीवन या सजीव, लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, अर्थात जीव विज्ञान बराबर जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द सन 1802 ईस्वी में लैमार्क, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, व टेविनेंस, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिया गया। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान, बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जबकि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, जबकि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम था। इस पुस्तक में लगभग 480 पौधों का वर्णन मिलता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बूटी या पादप या पौधा। अरस्तु की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलिया था, जिसमें 500 जीवों का वर्णन मिलता है। जूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जून प्लस लोगोस। जून का अर्थ होता है जंतु, जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात जंतु का अध्ययन करना। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग को माना जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग को माना जाता है। जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैसे साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी, जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, और सूक्ष्म जीवों के बारे में एंटनी वॉन लीवनहॉक ने बताया था। माइक्रोबायोलॉजी शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों के उदाहरण हैं स्पाइरुलिना शैवाल। हिमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है। हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है।
ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन, जंतु विज्ञान जीव जंतुओं का अध्ययन, कोशिका विज्ञान में कोशिका का संरचना का अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में जीव की आकृति का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना का अध्ययन, उसके बाद हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पोमोलॉजी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, फलों का अध्ययन। और एक पूछता है डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी भी पूछता है, जिसमें झाड़ियों तथा वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी रक्त या सीरम का अध्ययन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। आगे हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट। इकोलॉजी मानव तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी से संबंधित अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी में कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन और सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सरसीपों एवं उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोकाइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी में निषेचन से जन्म तक भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूरोलॉजी, पोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, अनर्थियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हर्पेटोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। आइए आगे देखते हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स। पेडोलॉजी जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान का वर्गीकरण, कोशिका की संरचना को देखते हैं। उसके बाद इथोलॉजी में जंतु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और विटीकल्चर में अंगूर का अध्ययन एवं अंगूर की खेती की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट थे। आइए हम देखते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जिसे जीवन की प्रक्रियाओं को जानना कहते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवन की प्रक्रियाओं को जानना, जिसमें हम उसका फर्स्ट टॉपिक मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र में सर्वप्रथम हम ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे, आरएच फैक्टर को जानेंगे, हार्ट को जानेंगे, हार्ट में धमनी शिराओं के बारे में अध्ययन करेंगे, हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र, लंतसिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। रक्त, ब्लड। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की हीमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। किस शाखा में किया जाता है? हीमेटोलॉजी शाखा में। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का निर्माण
अस्थि मज्जा में बोन मैरो में होता है और भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की बजाय आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। पुरुषों में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का 7 से 8% होती है। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का 7 से 8% होती है। जैसे 100 केजी का 7% 7 लीटर, जबकि 200 केजी व्यक्ति का उसके शरीर में कितने लीटर ब्लड की मात्रा होगी, तो 14 लीटर। और 300 केजी व्यक्ति के शरीर में कितने ब्लड की मात्रा होगी, तो 21 लीटर, 0.21 लीटर। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। ब्लड की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। ब्लड का तरल भाग प्लाज्मा होता है, जबकि ब्लड का ठोस भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स होता है। रक्त का निर्माण मीजोडर्म परत से होता है। रक्त में क्या पाया जाता है, तो 55% प्लाज्मा, जबकि 45% कॉर्पल्स कणिकाएं पाई जाती हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त के कार्य क्या हैं, तो रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है फेफड़ों से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक, पोषक तत्वों का परिवहन करता है पाचन तंत्र से कोशिकाओं तक, रक्तस्राव को रोकना, थक्का बनाता है, अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन करता है, शरीर की रक्षा करता है और शरीर के तापमान को नियमन करता है, बनाए रखता है। तो ये ब्लड के कार्य हैं, ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, रक्तस्राव को रोकना, अपशिष्ट उत्पादकों का निष्कासन, शरीर की प्रतिरक्षा करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। आगे हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा रक्त का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा बनाता है। रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा का संगठन, प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, जबकि 8 से 10% ठोस पदार्थ होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम भी पाए जाते हैं, जबकि इसमें अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन भी पाया जाता है। तो रक्त का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा बनाता है। रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग बनाता है और इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है, जबकि 8 से 10% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, इसका निर्माण लिवर में होता है और यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, इसका निर्माण लीवर में होता है और यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। यह जल का नियमन करती है। एल्बुमिन प्रोटीन, निर्माण लिवर में, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन और यह प्रसारण दाब उत्पन्न करती है। प्लाज्मा में 4
0.5% पाई जाती है। और चौथी है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो 2.5% पाई जाती है। इसका निर्माण लीवर व प्लाज्मा से। इसका कार्य क्या है? तो एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण करना या मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है और रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। ये 3 प्रकार की होती है: अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोबुलिन में कॉपर धातु पाई जाती है, जबकि बीटा ग्लोबुलिन में फेरस धातु पाई जाती है। तो ये था जैव प्रक्रम पार्ट 1, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।